जुलाई 1789 की सुबह पेरिस की गलियों में एक अजीब सी बेचैनी थी। राजा लुइस 16 ने अपने ही सेना को शहर के अंदर दाखिल होने के लिए यह आदेश दिया है। अब लोगों के अंदर ये अफवाहें फैलने लगी कि क्या राजा अपने ही लोगों के ऊपर गोली चलवाएगा। लगभग 7,000 पुरुष और महिलाएं टाउन हॉल के सामने इकट्ठा हुए। उन्होंने एक फैसला किया कि अब हमारी भी एक सेना होगी, एंड दे कॉल इट पीपल्स मिलिशिया, यानी जनता की सेना। लोग हथियारों की तलाश में सरकारी इमारतों में घुस गए और फिर उनमें से ही कुछ लोग, लगभग 100 लोग, बास्टाइल के दरवाजों तक भी पहुंच गए। बास्टाइल एक दुर्ग था, एक कैद खाना था और एक प्रतीक था, राजा के अत्याचार का प्रतीक था। एक्चुअली देखा जाए तो ये जो स्टॉर्मिंग ऑफ द बास्टाइल है, ये फ्रेंच रेवोल्यूशन में एक लैंडमार्क इवेंट है। कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि बास्टाइल को भी यहाँ पे आक्रमण करेंगे। ये बास्टाइल के दरवाजों तक पहुंचना, वो भी लोग, इट इज इटसेल्फ ए बोल्ड स्टेटमेंट, क्योंकि बास्टाइल को लोग बहुत ही नफरत करते थे। बास्टाइल एक कैद खाना ही था। जिन्होंने भी सरकार के विरुद्ध, सरकार यानी राजा के विरुद्ध अपनी आवाज उठाए, उसको लेकर बास्टाइल के कैद खाना में डाल दिया जाता था। तो वैसे बोला जाए तो बास्टाइल स्टूड फॉर द डेस्पोटिक पावर, मतलब राजा का पावर, राजा के विरुद्ध जो कोई भी जाएगा, जैसे बोलते हैं ना सिनेमा में, मिट जाएगा, मेरे विरुद्ध जो जाएगा उसको बास्टाइल भेज दिया जाएगा। और इतिहासकार दूसरा रीजन भी कहते हैं क्यों बास्टाइल के अंदर वो गए थे, क्योंकि ये अफवाहें चल रही थी कि बास्टाइल के अंदर एक गोला बारूद का वो जो डिपॉजिट है, एक डिपो है, तो उसको लूट कर मिलिशिया तो कर दिया था। 7,000 महिलाएं और पुरुष एक साथ इकट्ठा हो गए थे। नाउ दे स्टार्टेड टू फॉर्म द पीपल्स मिलिशिया, पर उनके लिए भी कुछ गोला बारूद चाहिए, तो वही गोला बारूद वो इन सर्च कर रहे थे, और बास्टाइल में वो हो सकता है, ये उन्हें अफवाहों में, जैसे बोलते हैं, खास सूत्रों से यहाँ पे पता चली थी। गोलियां चली, बास्टाइल का कमांडर मारा गया, साथ ही कुछ कैदियों को भी रिहा किया गया। अब वो बात अलग है कि उस वक्त सिर्फ 7 कैदियां भी थे, पर उनको भी रिहा किया गया। उसके बाद ये इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है कि लोगों के अंदर, जैसे हमने डिस्कस किया, कि बास्टाइल के प्रति इतनी नफरत थी कि डिस्ट्रक्शन ऑफ बास्टाइल को लोग सेलिब्रेट करने लगे थे। बास्टाइल का एक एक टुकड़ा बाजारों में नीलाम होने लगा था। लोग उसे खरीद रहे थे कि बास्टाइल भी कभी डिस्ट्रॉय हो पाएगा, उसके डिस्ट्रक्शन के प्रतीक को लोग रखेंगे, मतलब जैसे बोलते हैं ना, सोवेनिर की तरह रखेंगे। उसके लिए बाजार में नीलाम होने लगा बास्टाइल के खंडर, और लोग भी उसे खरीदने लगे। अगले कुछ दिनों में पेरिस से लेकर गांव तक हर कोना जल रहा था। रोटी की कीमत आसमान छू रही थी। लोग भूखे थे और गुस्से में थे। मतलब ये जो एंटायर ड्रामा हो रहा था 14 जुलाई को, दिस वाज समथिंग वेरी बिग। ये इतना बड़ा हुआ है आज, इसलिए हम क्लास 9th में इंडिया में फ्रांस की बातें यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे। दिस वॉज सिग्निफिकेंट, दिस वॉज वेरी बिग। आज जब इतिहासकार पीछे मुड़कर इसे देखते हैं तो वो कहते हैं, तो ये जो सिलसिला जो कि 14 जुलाई के सुबह हुई थी, दैट इज जस्ट अ शुरुआत। वो मतलब बहुत ही इनिशियल स्टेज में था, और ये आगे चलकर राजा के मौत का कारण भी होगा, ये कभी किसी ने कल्पना तक भी नहीं किया था। और उस वक्त ये किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि तख्त भी पलटा जा सकता है। पर सोचने वाली बात तो यह है कि यह सब हुआ ही क्यों, इतना वायलेंस, एंड बाद में राजा को ही तख्ता पलट कर दिया जाता है। कुछ ना कुछ तो वजह होगी उसके पीछे। लोग इतने गुस्से में फॉर द फर्स्ट इंस्टेंस आए ही क्यों, उस चीज को समझने के लिए हमें यहाँ पे समझना होगा द फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th century। 1774 फ्रांस का राजगद्दी एक नए युवा राजा के हाथों में आता है। लुइस 16 सिर्फ 20 साल का था, और 20 साल का लुइस 16 की रानी थी ऑस्ट्रिया की प्रिंसेस मैरी एंटोनेट। ये जो मैरी एंटोनेट की कैरेक्टर है, जो रानी थी फ्रांस के उस वक्त की, वो बिल्कुल भी सेंसिबल नहीं थी। एक स्टोरी है
कि एक दिन क्या हुआ, फ्रांस की जनता पैलेस के आगे प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनको भूखे थे, हम आगे पढ़ेंगे कैसे 18th सेंचुरी में कैसे सिचुएशन टर्न आउट खराब हुआ, तो प्रोटेस्ट कर रहे थे। मैरी एंटोनेट पूछती है अपनी दासी से, अपनी मेड से, कि ये लोग बाहर क्यों ऐसा चला रहे हैं। उनकी मेड बोलती है मैरी एंटोनेट की कि रानी जी उनके पास खाने के लिए ब्रेड नहीं है। फ्रांस की जो रोजी, जैसे हम यहाँ पे भात चावल वगैरह खाते हैं, फ्रांस में ब्रेड खाते थे। तो रानी मैरी एंटोनेट इतनी इग्नोरेंट थी, वो अपनी दासी से बोलती है अच्छा ब्रेड नहीं है खाने के लिए तो क्या हुआ, उनको केक दे दो। इसको भी लेकर बहुत गुस्सा और ट्रोल वगैरह ऐसा होता है। तो वो सिग्निफाइज दैट 18th सेंचुरी में ना कि राजा उतना पराक्रमी था, 20 साल का लौंडा लुइस 16 कुछ नहीं पता था उसे, और ऊपर से उसकी रानी जो बोलती है खा लोगों के लिए खाने के लिए ब्रेड नहीं है तो बोलती है केक खा लो। सिचुएशन बहुत ही खराब था। लुइस 16 20 साल का नव राजा राजगद्दी पर बैठा, पर यह राजगद्दी सिर्फ सोना नहीं थी, यह एक भारी बोझ भी थी, एक खाली खजाना, एक थका हुआ राष्ट्र। नाउ हमें फ्रांस की आर्थिक यानी इकोनॉमिक कंडीशन यहां पे समझनी। देखो लुइस 16 नया नया राजा बना था, पर वो उतना एबल्ड राजा नहीं था, और उस वक्त तिजोरी पूरा खाली थी। नाउ व्हाई दिस ट्रेजर वाज एम्प्टी, ये तिजोरी खाली क्यों थी, उसको समझने के लिए थोड़ा बैक हिस्ट्री में जाएंगे। फ्रांस उस समय, उस लुइस 16 से पहले मल्टीपल वॉर्स में पार्टिसिपेट कर रहा था, और वॉर तो कोई सस्ता चीज नहीं है। अमेरिका के 13 कॉलोनी, ये जो मैप में दिख रहा है तुम्हें दिख रहा है, अमेरिका के 13 कॉलोनी को ब्रिटिशर्स ने अक्वायर किया हुआ था, और फ्रांस उस वक्त ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में था। ये जो यूरोप में है ना, ब्रिटिशर्स फ्रांस, उन दोनों के बीच हमेशा लड़ाई होती रहती थी, क्योंकि दोनों ही सुपर पावर, आज के मतलब टाइम पे सुपर पावर कहा जा सकता है। तो फ्रांस वाज इन कांस्टेंट वॉर विद द ब्रिटेन, और फ्रांस ने अमेरिका को यहाँ पे मदद किया था। लॉन्ग स्टैंडिंग वॉर चलती रही, और पैलेस के जो तिजोरी वो वॉर के ऊपर ही खर्च होता रहा। अगर इकोनॉमिक्स की बात किया जाए तो फ्रांस ऑलरेडी 2 बिलियन लीवर्स के डेप्थ में था, मतलब उधारी में था, और रिसेंटली जो फ्रांस ने मदद कर दिया अमेरिका को अपनी 13th कॉलोनी के इंडिपेंडेंस में, ऊपर से 2 बिलियन के ऊपर और 1 बिलियन लीवर का कर्ज आ गया तिजोरी के ऊपर। मतलब फ्रांस के नेशनल ट्रेजरी के ऊपर 2 बिलियन तो पहले से ही था, ऊपर से 1 बिलियन ऐड हो गया, टोटल 3 बिलियन लीवर्स का डेप्ट था राजा के ऊपर। और यहाँ पे एक बात समझने की कोशिश करो, 3 बिलियन लीवर का उधार होना वो एक बर्डन है, पर उस उधार के ऊपर जो इंटरेस्ट लगता था, जो ब्याज लगता था, वो बहुत ही हाई था। समझ रहे हो, 3 बिलियन लीवर के ऊपर 10% इंटरेस्ट लगता था, 10% ब्याज लगता था, और उसी इंटरेस्ट को रिपेमेंट करते हुए सरकार का जो इनकम है ना, जो टैक्स कलेक्ट करते हैं, सरकार कैसे चलती है, हमारे इंडिया का सरकार कैसे चलती है, टैक्स कलेक्ट करते हैं। आप पूछोगे अपने मम्मी पापा से इनकम टैक्स क्या होता है, जीएसटी, हर एक चीज जो आप खरीदते हैं तो सरकार उसमें से कुछ टैक्स लेती है, टैक्स के थ्रू चलता है गवर्नमेंट। तो फ्रांस में भी जो टैक्स आता था, जो रेवेन्यू था, फ्रांस की राजा का जो रेवेन्यू था, ये रेवेन्यू का आधा पोर्शन सिर्फ और सिर्फ ये जो 3 बिलियन लीवर का उधार वो लिया हुआ था ड्यू टू वॉर्स, उसका ब्याज भरने में ही चला जाता था। तो एक देश का अगर आधा पोर्शन, आधा बजट जिसे हम बोलते हैं, वो सिर्फ लोन रिपेमेंट की इंटरेस्ट, रिपेमेंट भी नहीं, सिर्फ इंटरेस्ट भरने में चला जाता था, तो बाकी आधा से सेना को भी तो सस्टेन करना है, आर्मी को स्टैंड करना है, उनके लिए खर्च जाएगा, उनके सैलरीज जाएगी, राज दरबार पूरा लैविश राजा का महल था, उसको भी मेंटेनेंस करना है, स्टेट की मतलब देश की जितनी यूनिवर्सिटीज हैं उनको भी फंडिंग चाहिए थी चलाने के लिए। तो बोला जाए तो पैसे ही नहीं थे, तिजोरी पूरा खाली था, जितने पैसे कलेक्ट हो रहे थे टैक्स के आकार में, उतने ही पैसे खर्च हो जा रहे थे। तो अब एक बड़ा सवाल आता है, तुम भी सोच के बताओ, तो राजा करेगा तो करेगा क्या? राजा का इनकम कहाँ से आती है? टैक्स से ही तो आती है ना। तो अभी अगर आप लुइस 16 के जगह होते तो क्या करते? ऑब्वियसली फर्स्ट इंस्टेंस जो आता है, टैक्स को बढ़ाते, क्योंकि आपके पास तो पैसा नहीं है।
हाफ ऑफ योर इनकम इज गोइंग टुवर्ड्स इंटरेस्ट पेमेंट, बाकी हाफ में सेना चलानी है, यूनिवर्सिटीज़ को रन करनी है, महल की जो एक्स्ट्रा वैगन खर्चा उसको उठाने हैं। पैसे कहाँ से आएंगे? टैक्स ही तो लगाओगे ना। देखो, टैक्स लगाना प्रॉब्लम नहीं था, टैक्स लगाना संकट वाली परिस्थिति है तो सब देते, पर टैक्स के सिस्टम कौन भरता था टैक्स, उस टाइम में सोसाइटी का स्ट्रक्चर क्या था, वो ही सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात यहाँ पे थी। लेट अस सी उस टाइम 18th सेंचुरी में सोसाइटी का स्ट्रक्चर कैसा था। दिस इज जस्ट द ट्रेलर। यह है अभी जो आप YouTube पर देख रहे हैं, and this is what is required to ace the exams. Good marks in exams, it is a scientific procedure, जिसके थ्रू जाने से marks is the outcome. Download the apps and let's dominate exams. स्कैन करें या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है। अब कहानी में आगे। उस वक्त की फ्रांस की सोसाइटी को हम इस पिरामिडिकल स्ट्रक्चर से अच्छी तरीके से हम समझ सकते हैं। देखो, सबसे टॉप में फ्रांस में सबसे टॉप हाईएस्ट रैंक पे आता था ऑब्वियसली क्राउन या फिर राजा। ना राजा के इमीडिएट बाद आते थे, इसे हम बोलते थे फर्स्ट स्टेट। फर्स्ट स्टेट में आते थे क्लर्जी। क्लर्जी लोग कौन है? क्लर्जी लोग रिलीजियस पीपल है। देखो, हमारे इंडिया में भी वही सिस्टम था, क्योंकि आपको पता होगा राजा और ब्राह्मण्स उनका खास ऐसा बॉन्डिंग था। वैसे ही फ्रांस में आफ्टर किंग आते थे क्लर्जी, जो लोग रिलीजियस पीपल, प्रीस्ट हो, बिशप हो या कोई पादरी हो, ये सब क्लर्जी में आते थे। उसके बाद नीचे आता था सेकंड स्टेट। ये सेकंड स्टेट में रहते थे अरिस्टोक्रेट्स, मतलब कंपोज थे अरिस्टोक्रेट्स, लैंडलॉर्ड्स जिसकी बहुत सारी जमीन थी, या फिर राजा के परिवार लोग, ये सारे नोबिलिटी में यहाँ पे आते थे। थर्ड स्टेट में जनरल आम जनता आती थी। थर्ड स्टेट में मतलब 3 लेयर में ऐसे डिवाइडेड थे। पहले तो राजा के बाद जो सबसे मतलब क्या बोलते हैं प्रायोरिटी जिसे दिया जाता, जिसका इज्जत ज्यादा था, वो है क्लर्जी, वैसे हम बोल सकते हैं। उसके बाद आती थी नोबिलिटी, दे वर सेकेंड स्टेट। और थर्ड स्टेट में आम जनता। आम जनता में क्या उस वक्त क्या इंडस्ट्री था? उतना नहीं था। क्या था फिर? ट्रेड था। तो आम जनता में आते थे ट्रेडर्स आते थे यहाँ पे हमारे, और मेजरली यहाँ पे फार्मर्स आते थे, पेजेंट्स, आर्टिसंस आते थे। आर्टिसंस यानी जो घर वर बनाते थे, मैशनरी काम जो करते थे, वो आते थे। उसके बाद थर्ड स्टेट में और एक ग्रुप थी, जैसे डॉक्टर हो गया, लॉयर हो गया, राजा के महल पे जो काम कर रहे थे वो ऑफिशियल्स हो गए। तो मिडिल क्लास और लोअर क्लास, ये सारे के सारे आम जनता, आम नागरिक थर्ड स्टेट पे यहाँ पे आते थे। ये हमने पता किया फ्रांस की हायरार्कियल स्ट्रक्चर क्या है, सोसाइटी के स्ट्रक्चर क्या है ना। थर्ड स्टेट को बहुत ही आम मानते थे, बिल्कुल भी उनकी इज्जत नहीं थी। नोबिलिटी वेर हाई स्टेटस पीपल और क्लर्जी तो पूजनीय, वैसे जैसे हमारे यहाँ पे पंडितों को रेस्पेक्ट दिया जाता है, वैसे क्लर्जी का उनका सोसाइटी में स्टांस वैसा था। और ऊपर तो राजा और क्या है ना। पर आप अगर यहाँ पे पॉपुलेशन वाइज देखोगे तो सपोज हम ये सर्कल ऐसे ड्रॉ करेंगे, फ्रांस की 90% ऑफ द पॉपुलेशन, जस्ट 90% ऑफ द पॉपुलेशन थर्ड स्टेट की थी। बहुत कम था क्लर्जी और उसके बाद था नोबिलिटी। मतलब 90% पॉपुलेशन ये थर्ड स्टेट को बिलोंग करते थे, और यही 90% पूरे के पूरे इकोनॉमी को यहां पे चलाते थे। क्लर्जी कुछ पैसा नहीं देते थे, नोबिलिटी ऐश और आराम पे रहते थे, सरकार को पैसा 1 रुपए भी नहीं देते थे। देखते कौन थे? गरीब फार्मर्स, गरीब ट्रेडर्स, आर्टिशंस जो रोजी रोटी कमाते थे, उसमें से ये टैक्स भरते थे। मतलब देखो सिस्टम कैसे अनइक्वल था। फर्स्ट और सेकंड स्टेट इज्जत बहुत मिलती थी, लैविश लाइफ जीते थे, राज करते थे, पर सफर कौन करता था? थर्ड स्टेट। टैक्स कौन भरता था? थर्ड स्टेट। ये थर्ड स्टेट देखो किस किस को टैक्स देते थे। थर्ड स्टेट के जो फार्मर्स है, उनको कल्टीवेशन करने के लिए लैंड चाहिए,
तो फार्मर्स जाएंगे लैंडलॉर्ड के पास, फार्मर्स जो भी आउटपुट किए, फार्मर्स मेहनत किए लैंड में, वो रिस्क लिए, वो सोइंग किए, हार्वेस्टिंग किए, सब किए, पर वो टैक्स देते थे, फ्यूडल ड्यूज देते थे। किसको? नोबिलिटी को, लैंडलॉर्ड्स को। क्या देते थे? फ्यूडल ड्यूज, है ना। फ्यूडल ड्यूज माने उनकी जमीन पर ये काम किए, और ये जो काम किए वो फ्री का काम ही कभी कभी कर देते, बॉन्डेड लेबर वाला काम कर देते थे। मतलब देखो, लैंड होगा इस एरिस्टोक्रेट का, यहाँ पे थर्ड स्टेट का कोई फार्मर यहाँ पे कल्टीवेट करेगा, कल्टीवेट करने में मेजॉरिटी पोर्शन जाएगा इसको, एरिस्टोक्रेट को। फार्मर को बस कुछ अपनी ही भूख मिटाने के लिए ऐसे भीख में दे दिया जाए। तो पूरा एक्सप्लॉइटेटिव सिस्टम था उसमें उस वक्त फ्रांस में। ठीक है भाई। नाउ सेकंड स्टेट लेते थे फ्यूडल ड्यूज। क्लर्जी यानी पादरी या प्रीस्ट लेते थे चंदा। चंदा कितना चंदा? थर्ड स्टेट में लॉयर हो, आर्टिशन हो, फार्मर हो, या कोई सा भी काम करो तुम, अपने इनकम के 1/10% जाता था क्लर्जी को, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को जाता था, है ना। इस टैक्स को बोलते थे टाइट्स। ध्यान से समझो। थर्ड स्टेट नोबिलिटी को देते थे फ्यूडल ड्यूज, थर्ड स्टेट क्लर्जी को देते थे टाइट्स। उसके बाद थर्ड स्टेट डायरेक्ट टैक्स देते थे। आज के समय पे जो इनकम टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स देते थे डायरेक्टली क्राउन को, उस टैक्स को बोलते थे टाइल्स। सिर्फ उतना ही नहीं दोस्तों, डायरेक्ट टैक्स देते थे। जैसे आज अगर मैं 100 रुपए इनकम करूंगा तो हमारे सरकार को कितना टैक्स, मैक्सिमम टैक्स कितना जाएगा? 30%, यानी 30% सरकार को टैक्स जाएगा, है ना। तो आपने मम्मी पापा को पूछोगे टैक्स कितना, दिल को यहाँ पे दर्द देता है। इफ आई इनकम 100 रुपीज, आई हैव टू पे सम अमाउंट ऑफ टैक्सेस। जो टैक्स मैं डायरेक्टली सरकार को भर देता हूँ, लाइक मेरा अगर इनकम टैक्स जो आपके पापा का करता होगा इनकम टैक्स, आप पूछोगे, वो डायरेक्टली आप फाइल करते हो, सरकार को देते हो, वो डायरेक्ट टैक्स हो गया। उसके बाद और एक टैक्स भी हम भरते हैं। कोई बिस्किट खरीदा हमने, कोई ये फोन खरीदा हमने, उसमें जीएसटी जो आता है वो आता है इनडायरेक्ट टैक्स। सिमिलरली फ्रांस में भी कोई अगर सॉल्ट खरीदेगा, नमक, कोई अगर टोबैको खरीदेगा, इसमें भी टैक्स लगता था। ये सब है इनडायरेक्ट टैक्सेस, और ये टैक्स किसको जाता था? क्राउन को यहाँ पे जाता था। तो बात को यार समझो, एस क्लर्जी करते थे, नोबिलिटी करते थे, थर्ड स्टेट अत्याचार सहता था, थर्ड स्टेट नोबिलिटी को भी पैसा देता था फ्यूडल ड्यूज, थर्ड स्टेट क्लर्जी को भी टाइट्स देता था, यही थर्ड स्टेट डायरेक्ट अपना इनकम से मेजर पोर्शन क्राउन को देता था। क्राउन की तिजोरी जो कि वार के लिए खत्म हो गया था, याद है? क्राउन की इनकम इनके टैक्स से ही होती है, टैक्स देता था जिसको हम बोलते हैं टाइल्स। ऊपर से थर्ड स्टेट सॉल्ट के लिए भी टैक्स देता था, टोबैको के लिए भी टैक्स देता था, अन्य अन्य इनडायरेक्ट टैक्सेस भी थर्ड स्टेट पे करता था। सीधी तौर पर बोला जाए तो एंटायर फ्रेंच इकोनॉमी वेयर रनिंग ऑन द टैक्स ऑन द हार्ड अर्न्ड मनी ऑफ थर्ड स्टेट, और जिनको रत्ती भर की भी इज्जत नहीं दिया जाता था। ये वाले सिस्टम सदियों से चलती आ रही थी। ठीक है, एक क्वेश्चन आएगा, अगर ये सिस्टम एक्सेप्टेबल था तो फिर क्यों रेवोल्यूशन हुआ? क्यों रेवोल्यूशन हुआ? क्योंकि ये सिस्टम सस्टेन नहीं कर पाता था, क्योंकि उसके बाद से इवेंट कुछ टर्न आउट हुए, पॉपुलेशन बढ़ा, जीने के लिए स्ट्रगल बढ़ा, तभी रियलाइजेशन हुई कि अरे भाई हमें तो शोषण किया जा रहा है हमारा, तब जाके परिवर्तन आए। लेट अस सी इन द नेक्स्ट सेक्शन। सेवनटीन 15 से 1789 तक फ्रांस की जनता 23 मिलियन से बढ़कर 28 मिलियन हो गई, पर रोटी उतनी ही थी। अनाज की उत्पादन की सीमा थी, पर भूख की कोई सीमा नहीं थी। रोटी, जिसे आम लोग अपना मुख्य भोजन मानते थे, उसकी कीमत दिन ब दिन बढ़ती गई। लोग काम करने के लिए तत्पर थे, लेकिन मजदूरी तो वही थी। महंगाई का तूफान था, लेकिन तनख्वाह या फिर इनकम वहीं के वहीं थमी हुई थी। ऊपर से
कुदरत ने भी साथ देने से मना कर दिया। फ्रांस में अनाज की हार्वेस्टिंग के टाइम कुदरती कहर पड़ता है। भारी बर्फबारी होती है, आसमान से ओले पड़ते हैं और सारे अनाज नष्ट हो जाते हैं। यह था एक सबसिस्टेंस क्राइसिस, यानी जीवन चलाने का संघर्ष, जो कि पुराने फ्रांस में बार बार आता रहता था। Now this is the turning point in the history. ये जो थर्ड स्टेट के बीच अब एक नई सोच जन्म ले रही थी। Look, now they have developed the ability to think. यह एक ऐसा वर्ग उभर रहा था जो व्यापार, शिक्षा और सोच में बहुत आगे बढ़ चुका था। चेंज को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि 16th और 17th सेंचुरी में एग्रीकल्चर वाज द प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम। लोग खेती कर रहे थे, खेती करने के बाद लैंडलॉर्ड को दे रहे थे अपना फ्यूडल ड्यूज, उसके बाद जो बचता था उसमें अपना भूख मिटाते थे। बट नाउ लेट 18th सेंचुरी में व्यापार बढ़ने लगा, लोग शिक्षित बनने लगे। यूरोप में चारों ओर शिक्षा का प्रचलन होने लगा और अब सोसाइटी में एक एडुकेटेड मास उभर रहे थे, जो कि ओल्ड मेंटालिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। ये जो उनके ऊपर अत्याचार और शोषण हो रहा था, वो अब इसे समझ पा रहे थे। ये थी द न्यू मिडिल क्लास। ये न्यू मिडिल क्लास अब सिर्फ रोटी नहीं मांग रही थी, गिड़गिड़ा नहीं रही थी रोटी के लिए, ये रोटी के साथ साथ न्याय भी मांग रहे थे। एंड दिस इज इंटरेस्टिंग। यह लोग राज व्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था में बदलाव लाना चाहते थे। यह एक नया फ्रांस देखना चाहते थे। उनका मानना था जन्म नहीं, योग्यता बताए इंसान का दर्जा। अब देखो, समाज में जब भी कभी भी चेंज या फिर बदलाव की बात किया जाए, तब फिलोसोफर्स का एक डीप इंपैक्टफुल रोल यहाँ पे रहता है। सिमिलरली फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी हम 3 इंपॉर्टेंट फिलोसोफर्स के बारे में बात करेंगे, जिसके आइडियाज, जिसके सोच ये जो उभरता हुआ थर्ड स्टेट को शेप किया। हम अभी डिस्कस किए कि नया आइडियाज उनमें आने लगा, उनकी थिंकिंग कैपेबिलिटी डेवलप होने लगी। वो सब किसकी वजह से? ये फिलोसोफर्स के दर्शन की वजह से। फिलोसोफर्स को दार्शनिक कहते हैं। इन्होंने ही अपने वर्क में या फिर अपने बुक में ऐसे कुछ चीज लिखी थी जो सोसाइटी के थिंकिंग पैटर्न को चेंज कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, पहला हम 3 पढ़ेंगे। पहला है जॉन लॉक। जॉन लॉक एक इंग्लिश फिलोसोफर्स थे, है ना, मतलब फ्रांस के नहीं थे, इंग्लिश के फिलोसोफर थे। इन्होंने अपनी किताब का नाम क्या है? बुक टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, जो कि 1690s में उन्होंने लिखा था। वहां पे वो ये चर्चा किए कि राजा का कोई एब्सोल्यूट पावर नहीं है। राजा को आप एक भगवान की तरह मत देखो, वो सिंपल नॉर्मल ह्यूमन ही है, वो डिवाइन नहीं है। क्योंकि पहले ऐसा मान्यता था कि द किंग वाज फ्रॉम हेवन, ऑल हेल किंग। तो जॉन लॉक ने ही पहले ये आइडिया को पोर्ट्रे किया, पुट ऑन किया कि देखो राजा कोई भगवान नहीं है। रिफ्यूट द आइडिया ऑफ डिवाइन राइट ऑफ द किंग। जॉन लॉक की किताब की नाम क्या है? टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, ट्रिस्टीज ऑफ गवर्नमेंट जिसे बोल सकते हैं, है ना। उसके बाद तुम देखो जीन जैक रोजेओ का बुक का नाम था द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इन्होंने ही पहले ये आइडिया दिया कि देखो एक संविधान हो सकता है। ही टॉक्ड अबाउट ए कॉन्ट्रैक्ट, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, कि द रूलर, द किंग, द रूलर और ये जिसे रूल कर रहा है, द पीपल, द मास, द पब्लिक, इनके बीच एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट होनी चाहिए कि क्या रूलर कर सकेगा, इनके एस्पिरेशन को कैसे रूलर सफाइस करेगा, रूलर्स का लिमिटेशंस क्या है, ये सब एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट होनी चाहिए। एंड द गवर्नमेंट, मतलब जो सरकार या फिर राजा, उस वक्त मोनार्की चल रहा था, वो लोगों की इच्छाओं के अनुसार उनको शासन करे, ना कि उनको अत्याचार या उनका शोषण करे। तो जीन जैक रोजेओ ने अपनी किताब द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में ये बताया था कि संविधान करो यार, संविधान जैसी एक कोई भी चीज होती है, एंड वी शुड लुक फॉरवर्ड फॉर ए कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। देन आते हैं हमारे मॉन्टेस्क्यू का किताब का नाम था द स्पिरिट ऑफ लॉस। द स्पिरिट ऑफ लॉस में मॉन्टेस्क्यू बोले कि राजा के पास सब पावर है, वैसे एक व्यक्ति के पास
पूरा सुप्रीम पावर नहीं होनी चाहिए। अगर एक व्यक्ति के पास सुप्रीम पावर होता है तो वो डेस्पोटिक बन जाता है, वो अत्याचारी बन जाता है, उसके ऊपर कुछ लगाम नहीं रहता। और मॉन्टेस्क्यू ने कहा सेपरेशन ऑफ पावर होनी चाहिए, मतलब न्याय जो बनाएगा लेजिस्लेचर, ओके, रूल मेकर यानी लेजिस्लेचर जो रूल बना है उसको एग्जीक्यूट करेंगे, उसको ठीक ढंग से उसका पालन करेंगे, मतलब एग्जीक्यूटिव, और विचारकर्ता या फिर जुडिशियरी, कोई अगर कुछ गलती करता है या लॉ ब्रेक करता है तो उसका न्याय जुडिशियरी। तो यही आइडिया आया था मॉन्टेस्क्यू की किताब द स्पिरिट ऑफ लॉस में। वो बोला था राजा के पास ये तीनों के तीन नहीं होनी चाहिए, राजा छोड़ो किसी एक व्यक्ति के पास ये 3 पावर्स नहीं होनी चाहिए, वरना वो ठीक तरीके से जस्टिस नहीं कर पाएगा, वो भी अत्याचारी बन जाएगा। एंड दिस ऑल आइडियाज माय फ्रेंड, ये मिडिल क्लास पढ़ रहे थे, डिस्कस कर रहे थे, सोच रहे थे, एंड अपनी जो करंट सिचुएशन है कि वो ही टैक्स भरे, बाकी दो अपर स्टेट एंजॉय करे, और ये यहाँ पे एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, अत्याचार को सह रहे हैं। ये आइडियाज, पूरा दिमाग ही बदल रहा था मिडिल क्लास की, थर्ड स्टेट की। यह एक विचारों की क्रांति थी जो किताबों से उठकर लोगों तक पहुंच रही थी, और यह सिर्फ पढ़े लिखे तक सीमित नहीं थी, उन तक भी पहुंच रही थी जो लिखना पढ़ना नहीं जानते थे। नाउ लुक, अब आ जाओ बैक टू द स्टोरी। कहां पे थे हम? लुईस 16 की तरफ चलते हैं। लुईस 16 के बारे में कहां तक हमने पढ़ा था? नया राजा बना था, ट्रेजरी एम्प्टी था, एंड बैक ऑफ द माइंड लुईस 16 सोच रहा था कि कैसे रेवेन्यू इंक्रीज किया जाए, कैसे किया जाए, टैक्स को बढ़ा के इंक्रीज किया जाए। उसके बाद हमने देखा स्ट्रक्चर ऑफ द फ्रेंच की सोसाइटी, एंड अभी अभी हमने पढ़ा कि बैक ऑफ द माइंड थर्ड स्टेट के दिल में बारूद भर रहा था। ये जो फिलॉसफीज उनको समझ आ रही थी, उनके ऊपर जो अत्याचार उनको अभी समझ आ रही थी। लुईस 16 ऑन द वन हैंड थॉट ऑफ इंक्रीजिंग टैक्स, ये टैक्स कौन भरते? थर्ड स्टेट ही भरते, और बाय द सेम टाइम थर्ड स्टेट समझ रहा था कि उनके साथ क्या क्या हो रहा था। सो यहाँ पे बारूद, लुईस 16 का टैक्स, एब्सोल्यूट सिनेमा, लगेगी यहाँ पे चिंगारी। और फिर जब लोगों को पता चला कि लुईस 16 नया टैक्स लगाने जा रहा था तो उनके अंदर के आक्रोश ने अंगड़ाई ली। एक पुरानी व्यवस्था के खिलाफ नई सोच का जन्म हो चुका था। This is just the trailer. यह है अभी जो आप YouTube पर देख रहे हैं। And this is what is required to ace the exams. Good marks in exams, it is a scientific procedure, जिसके थ्रू जाने से marks is the outcome. Download the apps and let's dominate exams. स्कैन करें या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है। अब कहानी में आगे। ओके, सो लुईस 16 को अभी नया टैक्स लगवाने थे, है ना। पर पुराने फ्रांस में एक इंटरेस्टिंग सी चीज यहाँ पे होती है कि राजा खुद ब खुद अपने आप टैक्स को इंक्रीज नहीं कर सकता था, बिकॉज टैक्स जो चीज है ना वो बहुत सेंसिटिव चीजें होती है। टैक्स इंपैक्ट करता है आम जनता को, और टैक्स में कोई भी छेड़खानी अगर करनी हो तो राजा को यहाँ पे स्टेट जनरल की मीटिंग बुलानी थी। मतलब यहाँ पे रहेगा राजा, स्टेट समझाता हूं, यहाँ पे रहेगा राजा, उसके बाद ऑल द 3 स्टेट, फर्स्ट स्टेट के लोग कुछ रिप्रेजेंटेटिव, सेकंड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव, थर्ड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव, ये लोग एक मीटिंग करते। ये मीटिंग का नाम था स्टेट जनरल की मीटिंग। ओके, तो राजा अपने आप टैक्स रिलेटेड डिसीजन नहीं ले सकता था। टैक्स रिलेटेड कोई भी अगर बढ़ाना हो तो स्टेट जनरल की मीटिंग नेसेसरी थी, क्योंकि यहाँ पे होती थी वोटिंग, और जो वोट में जो पास होता था वही फाइनल डिसीजन था। नाउ 1789 की ये जो स्टेट जनरल की मीटिंग, ये एक अनोखी मीटिंग थी, क्योंकि लास्ट टाइम स्टेट जनरल की मीटिंग 1614 में हुआ था। सो 1614 से लेकर अभी का 1789 में 175 इयर्स स्टेट जनरल की मीटिंग नहीं हुई थी। अचानक राजा बुलाता है स्टेट जनरल की मीटिंग। देखो, ये है स्टेट जनरल की सभा। ऐसा सिटिंग अरेंजमेंट को यहाँ पे ध्यान से देखो, ये यहाँ पे बैठे हुए हैं और पीछे थर्ड स्टेट के लोग खड़े हुए हैं। एग्जैक्टली अगर हम डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से यहाँ पे देखें तो यहाँ पे राजा बैठा था,
ना राजा के सामने यहाँ पे बैठे थे फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के लोग, आमने सामने फेसिंग ईच अदर यहाँ पे बैठे थे, और थर्ड स्टेट के लोगों को पीछे खड़ा करवा दिया गया, है ना। अच्छा, नाउ लुक, कितने क्वांटिटी के लोग यहाँ पे बैठे थे, ये तो सिंगुलर था राजा। नाउ फर्स्ट स्टेट यानी क्लर्जी के 300 मेंबर्स ने पार्टिसिपेट किया था, मतलब 300 रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम क्लर्जी यहाँ पे पार्टिसिपेट किए थे। सेकंड स्टेट के भी 300 मेंबर्स फ्रॉम नोबिलिटी यहाँ पे पार्टिसिपेट किए थे, और थर्ड स्टेट के यहाँ पे 600 मेंबर्स यहाँ पे पार्टिसिपेट किए थे। ये 600 मेंबर्स एंटायर थर्ड स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे थे, और जो कि 175 ईयर्स के बाद स्टेट जनरल की मीटिंग होती है, ये एक बहुत ही बड़ा इवेंट था। और थर्ड स्टेट के लोग अपनी दुख, अपनी अर्जियां राजा के पास लाए हुए थे। नाउ एंटायर थर्ड स्टेट तो स्टेट जनरल की मीटिंग में नहीं आ सकता था, वो लोग चिट्ठियां लिखकर, अपनी कंप्लेंट्स लिखकर, अपने दुख दर्द सब लिखकर, पूरा लेटर्स वेटर्स लिख के ये 600 मेंबर्स को दिए थे। ये 600 मेंबर्स ने अपने साथ लोगों के दुख, पीड़ा, कठिनाई, कंप्लेन या फिर राजा से विनती के जो लेटर्स ये लोग यहाँ पे लाए थे। So this was the representation of the state general. सेंटर में राजा था, यहाँ पे क्लर्जी थी, यहाँ पे नोबिलिटी थी। ये दोनों बैठे हुए थे, रिस्पेक्टेबल टर्म से बैठे हुए थे, आमने सामने बैठे हुए थे। थर्ड स्टेट के लोगों को वैसे भी तो कभी इज्जत नहीं दिया जाता था, उनको पीछे खड़ा करवा दिया गया, है ना। नंबर्स आर इंपॉर्टेंट ओवर हियर। 300 क्लर्जी के, 300 नोबिलिटी के, 600 मेंबर्स अब थर्ड स्टेट के लोग। अच्छा, नाउ स्टेट जनरल में बात यहाँ पे आई कि राजा को क्या करना है, नया टैक्स यहाँ पे इम्पोज करना है ना। तो स्टेट जनरल में कोई सा भी चीज का प्रोसीडिंग ऐसा होता है कि वोटिंग सिस्टम होता था, पर वोटिंग सिस्टम पूरा अलग लेवल का यहाँ पे होता था। कैसा, देखो, राजा बोला, जैसे ओल्ड फ्रांस में ओल्ड सिस्टम में होता था कि एंटायर नोबिलिटी का वोट एक था, 1 वोट। एंटायर नोबिलिटी यस और नो में 1 वोट होगा। एंटायर क्लर्जी का वोट यहाँ पे 1 होगा। एंटायर थर्ड स्टेट का वोट यहाँ पे 1 वोट होगा। मतलब स्टेट जनरल में 600 मेंबर्स थर्ड स्टेट के थे, ये 600 मेंबर्स का कलेक्टिव वोट सिर्फ 1 था, है ना। सीधी तौर पे बोला जाए, ये 600 मेंबर्स का कोई अस्तित्व नहीं था, क्योंकि अगर मेजॉरिटी वोट विन करता है, राजा बोलेगा टैक्स इंक्रीज किया जाए, क्लर्जी तो उनके चेले थे, चमचे थे, मतलब प्रीस्ट लोग और राजा लोग का संबंध बढ़िया होता था। क्लर्जी बोलेगा हाँ भाई टैक्स इंक्रीज करो, उनको थोड़ी देनी थी टैक्स तो थर्ड स्टेट के लोग भरते ना। क्लर्जी बोला यस टैक्स बढ़ाया जाएगा। नोबिलिटी, राजा के घर परिवार, उसके संबंधी सब थे, यस राजा जो बोले हम भी समर्थन करते हैं। नोबिलिटी भी बोला टैक्स बढ़ाया जाएगा। टैक्स देगा कौन? थर्ड स्टेट टैक्स भरेंगे। डिसीजन लिया कौन? राजा और ये दोनों आपस में सलाह सुथरा करके ये ले लिए। तो ये जो वोटिंग सिस्टम थी, इसके विरुद्ध आवाज उठाई गई। थर्ड स्टेट के लोग यहां पे डिमांड करने लगे कि एज अ होल तुम जो क्लर्जी को 1 वोट दे रहे हो, नोबिलिटी को 1 वोट दे रहे हो, थर्ड स्टेट को 1 वोट दे रहे हो, दैट इज नॉट फेयर। हमें इंडिविजुअल यहां पे बुलाया गया है, तो हम ईच 1 वोट यहां पे करना चाहिए। मतलब हर एक का वोट, यहां पे 600 मेंबर 600 वोट्स, 300 मेंबर 300 वोट्स, क्लर्जी के 300 वोट्स, ऐसा सिस्टम करना चाहिए। और ये सिस्टम की सोच कहां से आई पता है? रोजियो की द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जो हम यहां पे पढ़े थे, जस्ट यहां पे लुक, रोजियो ने 2 सोशल कॉन्ट्रैक्ट लिखा था। सोशल कॉन्ट्रैक्ट में ये डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल रोजियो ने यहां पे पुट फॉरवर्ड किया था, है ना, कि हर एक मेंबर का 1 वोट होनी चाहिए। ये आइडिया थर्ड स्टेट अब पढ़ चुके थे, वो एम्पावर हो चुके थे नॉलेज में, और स्टेट जनरल की मीटिंग में थर्ड स्टेट डिमांडेड दैट ईच मेंबर शुड गेट 1 वोट, ना कि कलेक्टिवली तुम जो ऐसा कर रहे थे। अरे भाई, कलेक्टिवली अगर करना था तो ये सब स्टेट जनरल तो एक फार्स थी, एक ड्रामा ही था, क्योंकि क्लर्जी तो राजा जो कहेगा वो राजी, नोबिलिटी तो राजा के ही वंशज लोग सब थे,
या एरिस्टोक्रेट्स थे, उनको तो कोई लेना देना नहीं था, टैक्स तो वो भरते ही नहीं थे, ऊपर से टैक्स लेते थे। वो टैक्स भरने की ड्यूटी थी थर्ड स्टेट की यहाँ पे डिसीजन, अगर भी थर्ड स्टेट मना करता तो कोई वैल्यू नहीं थी उनके डिसीजन की, बिकॉज मेजोरिटीली 2 वोट इज टू 1 वोट में बात खत्म होती, राजा ऊपर से अलग। सो दिस थिंग वॉज कंप्लीटली डिफरेंट। थर्ड स्टेट की डिमांड पर डिबेट्स होती है, बहस हीटेड अप होता है, एंड फाइनली राजा गुस्से में आकर ये मना करता है। लुईस 16 फ्यूरियसली रिजेक्ट करता है ये थर्ड स्टेट की डिमांड को। अब बस थर्ड स्टेट ने भी फैसला कर दिया था कि वो अब झुकने वाले नहीं थे। राजा ने मना किया, सभा से थर्ड स्टेट निकल गया। द थर्ड स्टेट मेंबर्स डिसाइडेड टू वॉक अवे इन प्रोटेस्ट, और ये सिर्फ शुरुआत। अरे भाई साहब, ये पूरा 440 वोल्ट का ड्रामा यहाँ पे चल रहा था। पहले तो स्टेट जनरल की मीटिंग 175 ईयर से हुई नहीं थी, एंड दिस मीटिंग 175 ईयर के बाद होना कितनी मतलब इंपॉर्टेंट वाली बात है। लाइक जो भी 600 रिप्रेजेंटेटिव थर्ड स्टेट के आते होंगे, उनको कैसा फील होता होगा, हम जा रहे हैं स्टेट जनरल की मीटिंग पे, हम अटेंड करने जा रहे हैं। एंड वहीं पे सोशल कॉन्ट्रैक्ट में लिखी हुई थी एक आइडिया कि ईच मेंबर को एक वोट मिलनी चाहिए, उसको थर्ड स्टेट पुट फॉरवर्ड करते हैं। मतलब थर्ड स्टेट जो सदियों से उनकी आवाज नहीं निकल रही थी, दबे हुए थे, डरे हुए थे, नाउ दे हैव स्टार्टेड टू डिमांड समथिंग, कि ये वोटिंग जो सिस्टम ओल्ड रेजिमे में चल रहा था वो ठीक नहीं था, उसके विरुद्ध ईच वन शुड गेट 1 वोट। तो देख रहे हो रोजियो की वो जो बुक थी सोशल कॉन्ट्रैक्ट, उसका कितना डीप इंपैक्ट पड़ा था, फिलोसोफर्स का कितना डीप यहाँ पे इंपैक्ट और इन्फ्लुएंस था। और फिर राजा ने उसको मना कर दिया। लुईस 16 मोटा सा था, हाँ, पर वो फ्यूरियसली वो रिजेक्ट करता है। एंड थर्ड स्टेट की यहाँ पे तुम ऑडेसिटी देखो, साहस को देखो, राजा की बात को वो लोग काटते हैं और फिर वो डिसाइड करते हैं कि बस हो गया, हम ये स्टेट जनरल की सभा में पार्टिसिपेट नहीं करने वाले हैं। वो वॉकआउट करते हैं पैलेस से इन प्रोटेस्ट, गुस्से में वॉकआउट करते हैं, एंड देन वो मिलते हैं टेनिस कोर्ट में। आइकॉनिक टेनिस कोर्ट ओथ की सिनेरियो अब होने वाली है। तो थर्ड स्टेट का वॉकअवे करना ये इवेंट हुआ 5 मई को। 5 मई के बाद थर्ड स्टेट एजिटेटेड थे, गुस्से में थे, आपस में डिस्कशन कर रहे थे, एंड फाइनली 20 जून को वो इकट्ठा होते हैं वर्साइल्स के पैलेस का एक इंडोर टेनिस कोर्ट ग्राउंड में। वो इकट्ठा होकर फॉर्मेशन करते हैं द नेशनल असेंबली। वो अपने आप को देखो, ये पिक्चर, दिस इज द आइकॉनिक इवेंट ऑफ टेनिस कोर्ट ओथ। ये सारे के सारे थर्ड स्टेट यहाँ पे शपथ ग्रहण करते हैं कि हम यहाँ पे फॉर्मेशन कर रहे हैं नेशनल असेंबली, एंड जब तक फ्रांस की एक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन जाती कोई भी यहाँ से नहीं जाएगा। दिस वाज आइकॉनिक इवेंट। 5 मई को वॉकअवे करते हैं, 20th जून को दे फॉर्म अ नेशनल असेंबली एंड टेक प्लेज कि फ्रांस की अब एक होगी कॉन्स्टिट्यूशन। ये नेशनल असेंबली में बहुत सारे डिबेट होते थे, है ना, और सारे के सारे इसमें थर्ड स्टेट के लोग नहीं थे। इंटरेस्टिंगली कुछ फायरी लीडर्स थे जो आग उगल रहे थे। फॉर एग्जाम्पल मिराबेओ वो एक नोबेल थे, नोबिलिटी से बिलोंग करते थे, पर वो भी थर्ड स्टेट का समर्थन करते थे। एंड मिराबेओ वाज वेरी फायरी, पूरा आग उगलते थे वो अपनी लैंग्वेज से। ही वाज अ स्ट्रॉन्ग लीडर। उसके साथ साथ अब्बेसियस, ही वाज अ क्लर्जीमैन, वो एक प्रीस्ट थे, पर ये भी थर्ड स्टेट का समर्थन करते थे। मिराबेओ बहुत आउटस्पोकन थे, पूरा मतलब स्पीच उनका फायरी था, पर अब्बेसियस थोड़ा इंटेलेक्ट थे, वो आइडियोलॉजिकल सपोर्ट करते थे। ये बहुत पैम्पलेट ऐसे राइटिंग्स लिखते थे। इनका एक वेरी फेमस राइटिंग है व्हाट इज थर्ड स्टेट, जिसका कलेक्टिवली जवाब आता है सब कुछ। व्हाट इज थर्ड स्टेट, कलेक्टिवली आंसर आता है एवरीथिंग इज थर्ड स्टेट। ये ऐसे लोग समझते थे कि ओरिजिनल फ्रांस की जनता का रिप्रेजेंटेटिव थर्ड स्टेट ही है, क्योंकि वही टैक्स का मनी अपने कंधों के ऊपर उठाता था। ये अत्याचार अब ज्यादा दूर नहीं रहता। दिस इज द आइकॉनिक इवेंट ऑफ टेनिस कोर्ट ओथ, जहां पे डिसाइड होती है कि फ्रांस की कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, एंड जब तक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन जाता
ये संघर्ष, ये फाइटिंग, ये आक्रोश नहीं थमने वाला। गहरी सर्दी थी और अनाज की कमी थी, रोटी महंगी थी और रोष भड़का हुआ था। 14 जुलाई बास्टाइल के गेट तोड़ा गया, एक नई क्रांति का इतिहास लिखा गया। गांव में यह अफवाह थी कि नोबिलिटी, जमींदार दंगों के लिए गुंडे ले रहे हैं। किसानों ने उठाया हथौड़ा, जला दिया रिकॉर्ड्स, लूटा गया अनाज। एक पुरानी व्यवस्था की समाप्ति लिखी जा रही थी। महल में लुई 16 ने अंत में हाथ खड़े कर दिए, नेशनल असेंबली को मंजूर किया और एक संविधान बनाने का वचन दिया जहां राजा की ताकत को कानून से बंधा जा सके। 4 अगस्त 1789 फ्यूडल व्यवस्था समाप्त हुई, चर्च के अधिकार खत्म, टाइथ मिटाया गया, चर्च की जमीन अब राष्ट्र की संपत्ति बनी, सरकार के हाथ लगे 2 बिलियन लीवर्स के एसेट्स। 1971 नेशनल असेंबली ने एक नया संविधान तैयार किया। इसका लक्ष्य साफ था, राजा की ताकत को सीमित करना। तो फाइनली मोनार्की से फ्रांस बन गया था कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। मतलब यहाँ पे राजा हेड था, राजा के पावर्स में थोड़ी यहाँ पे चेंजेस आई बिकॉज द किंग्स एब्सोल्यूट पावर अब कंट्रोल होगा किससे? फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन किंग के पावर को यहाँ पे कंट्रोल करेगा। एंड इस नए कॉन्स्टिट्यूशन के तहत पे जैसे हमने डिस्कस किया, पावर 3 विभाग में बट गई थी। द फर्स्ट वन इज लेजिस्लेटिव यानी लॉ मेकिंग, जो सारे नए नियम बनाए जाएंगे वो लेजिस्लेटिव विंग में आएगा। लॉ को एडमिनिस्ट्रेशन करना यानी सेना, यूनिवर्सिटी चलाना, जो एडमिनिस्ट्रेशन पावर वो है एग्जीक्यूटिव। एंड जो न्यायिक संस्थाएं, जो कोर्ट का काम जैसे जैसे न्यायालय वाला काम, वो आता था जुडिशियरी। फाइन, ओके। एग्जीक्यूटिव राजा के कंट्रोल में था, जुडिशियरी के लिए भी डिफरेंट विंग किया गया, दैट इज डिफरेंट। मेन चीज है लेजिस्लेटिव। लेजिस्लेटिव यानी लॉ मेकिंग बॉडी। ये लेजिस्लेटिव मतलब लॉ मेकिंग पावर आ गया था नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली को राजा ने रिकॉग्नाइज कर लिया था। नाउ इट इज ऑफिशियल बॉडी। नाउ नेशनल असेंबली लेजिस्लेटिव विंग का अहम हिस्सा था। ये नेशनल असेंबली हमारे देश की पार्लियामेंट की तरह है ना। इसमें मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली इलेक्ट किए जाएंगे। लाइक फ्रांस के विभिन्न एरिया से एक एक रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे नेशनल असेंबली पे खड़ा होगा। ये नेशनल असेंबली के मेंबर्स अब जो भी नया नियम, कानून वगैरह बनाना है वो डिस्कस करके ये ड्राफ्ट करेंगे। फाइनली राजा उसको एक्सेप्ट करके वो एक कानून बन जाएगा। ऐसे सिस्टम थी। पर नेशनल असेंबली के जो मेंबर्स थे उनको इलेक्ट करना है। एग्जैक्टली हमारे देश के इलेक्शन सिस्टम, हम एमपीज को इलेक्ट करते हैं जो कि दिल्ली में पार्लियामेंट पे बैठते हैं। एग्जैक्टली नेशनल पर डिफरेंस है। देखो, नेशनल असेंबली के मेंबर्स को इलेक्ट करने का दायित्व किस पे था? एंटायर फ्रांस पे था, पर सब एलिजिबल नहीं थे वोटिंग करने के लिए। ओनली द एक्टिव सिटीजन वेर अलाउड टू वोट फॉर द मेंबर ऑफ द नेशनल असेंबली। मतलब इन मेंबर्स को इलेक्ट करने के लिए सारे फ्रांस के लोग एलिजिबल नहीं थे, ओनली एक्टिव सिटीजन। तो हम कह सकते हैं वहां पे यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी नहीं था। हमारे देश पे यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी है। जो कोई भी मेल हो, फीमेल हो, गरीब हो या फिर रिच हो, लीगल एज के ऊपर है, जिसका वोटर आईडी कार्ड है वो वोट कर सकता है। पर फ्रांस में वैसा नहीं था। नाउ व्हाट इज दिस एक्टिव सिटीजन? एक्टिव सिटीजन का अर्थ है कि ओनली मेन, सिर्फ पुरुष आदमी जो कि 25 ईयर्स ऑफ एज से ज्यादा हो, है ना, कंडीशन 1। सेकेंड, जो कि टैक्स भरते थे, अच्छे खासे टैक्स भरते थे। कितना क्वांटिटी? एक लेबर का 3 दिन का वेज जितना टैक्स है उतना भरते थे, तो वो ही सिर्फ एक्टिव सिटीजन कहलाते थे। बाकी सारे सिटीजन पैसिव थे। जो गरीब आदमी, ओके, पुअर मेन और वुमेन, उनको भी वोटिंग राइट्स नहीं थी। एक्टिव सिटीजन में क्या क्या राइट्स थी? हैड द राइट टू वोट, कुड इलेक्ट द इलेक्टर्स, जो कि नेशनल असेंबली के मेंबर बनते। क्लियर? ये बात समझ आई? तो
फ्रांस की नई कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से 3 विंग हो गए सरकार के, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी। लेजिस्लेटिव विंग नेशनल असेंबली संभालता था, जो नेशनल असेंबली बना कब था? 28 जून टेनिस कोर्ट के ओथ में बना था। उसको राजा ने स्वीकृति दी, एक्सेप्ट किया कि हाँ भाई एक बॉडी तुम भी हो, ऑफिशियल बॉडी हो। नेशनल असेंबली के मेंबर्स को इलेक्ट करेंगे एक्टिव सिटीजन, हर कोई सिटीजन नहीं कर पाएगा। एक्टिव सिटीजन का क्राइटेरिया 25 साल के ऊपर हो और वो 3 मतलब एक आदमी, एक लेबर 3 दिन में जितना पैसा कमाता है उतना पैसा, दैट अमाउंट अगर वो टैक्स में भरता है कोई आदमी, रिच मैन, तो वो हो जाता है एक्टिव सिटीजन। और इन सब में वुमेन की कोई जगह नहीं थी। सो दिस इमेज डिपिक्ट्स अ वेरी इलस्ट्रेटिवली कि यहाँ पे एक एक्टिव सिटीजन वोट कर रहा था, वुमेन वेर एक्सक्लूडेड। वुमेन, स्लेव्स तो वैसे भी नहीं हो गए, और पुअर मेन, they did not have the right to vote. Clear? Okay. Now जो नया कॉन्स्टिट्यूशन बना था, सबसे स्ट्राइकिंग फीचर उसमें था द डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन एंड ऑफ द सिटीजन। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सेक्शन था क्योंकि ये सिटीजन्स को राइट्स देता था, अधिकार कुछ देता था। क्या क्या देता था? लिबर्टी होगा, इक्वालिटी होगा, भाईचारा होगा। फ्रेंच रेवोल्यूशन का ये कोर प्रिंसिपल है, लिखा था डिक्लेरेशन ऑफ राइट टू मैन। ऑल मैन फ्रीली बॉर्न करेंगे, राइट्स में इक्वल होंगे, है ना, ये भी था, इक्वालिटी का भाव था। गवर्नमेंट का जो पावर है वो लोगों से आनी चाहिए, ना कि राजा उस पर रूल करे। दिस वॉज अ डेमोक्रेटिक फीचर। लॉ जो नया कानून है, दैट इज जनरल विल, क्योंकि नेशनल असेंबली उसे बनाते थे ना, वो जनरल विल को रिफ्लेक्ट करना चाहिए। एवरी सिटीजन राइट टू पार्टिसिपेट इन द लॉ मेकिंग होना चाहिए। ऑब्वियसली यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज नहीं था, बट कुछ क्राइटेरिया थे, 25 ईयर्स और 3 टाइम्स वेजेस, 3 वेजेस अगर कोई टैक्स में भरता था वो लोग बना पाते थे। Every person has right to freedom of speech, expression and religion. Then no person shall be arrested. Proper legal procedure के विरुद्ध कोई भी अरेस्ट नहीं कर पाएगा। राजा जिसको मन किया उसको बेस्टाइल नहीं बेच सकता था। Taxes should be levied fairly according to one's ability to pay. ऐसा मत करो कि जिसका एबिलिटी ना होगा वो टैक्स भरे, तो जिसका जितनी क्षमता उतनी उसको टैक्स लगाना चाहिए। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्राइवेट प्रॉपर्टी सैक्रेड राइट है ना, और वो कॉम्पनसेशन किए बिना कोई उसे ले नहीं सकता, मतलब प्रॉपर्टी को यहाँ पे प्रोटेक्ट कर दिया गया। तो इस डिक्लेरेशन राइट से सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये ऑल मैन आर बॉर्न फ्री और इक्वल इन राइट्स, इसको तुम ध्यान दो। फिर सरकार की पावर लोगों से आती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देन एवरी पर्सन हैज राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, और प्रिंट करने, छापने की सबके पास अधिकार थी, ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और प्राइवेट प्रॉपर्टी को यहाँ पे सेक्रेट राइट की तरह ट्रीट किया गया। कंपनसेशन किए बिना कोई किसी के प्रॉपर्टी को छीन नहीं सकता था, ठीक है ना, क्योंकि हमने देखा था फार्मर्स गुस्से में आके लैंडलॉर्ड्स की प्रॉपर्टी को छीनने लगे। अभी प्रॉपर्टी फ्रांस की क्या हो गया? प्रोटेक्टेड हो, विदाउट कॉम्पनसेशन प्रॉपर्टी कोई नहीं छीन सकता। फ्रांस को तो मिला एक संविधान, लेकिन हर नागरिक को नहीं मिली बराबरी। एक तरफ एक नई व्यवस्था, दूसरी तरफ एक पुरानी संघर्ष। महिलाएं और गरीब आदमी अभी भी अपने न्याय के लिए लड़ रहे थे। This is just the trailer. यह है अभी जो आप YouTube पर देख रहे हैं। And this is what is required to ace the exams. Good marks in exams, it is a scientific procedure, जिसके थ्रू जाने से marks is the outcome. Download the apps and let's dominate exams. स्कैन करें या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है। अब कहानी में आगे। भले ही लुईस 16 ने संविधान पर दस्तखत किया था, लेकिन उसका विश्वास अब भी मोनार्की में था। चुपके से लुईस 16 ने प्रूसिया के राजा से संपर्क बनाया। एक साजिश चल रही थी। बाकी यूरोप में भी अन्य राजा भी घबरा चुके थे, क्योंकि फ्रांस में बदलाव की लहर कहीं उनके देश तक ना पहुंच जाए। यह भी डर राजाओं को सताने लगा था। युद्ध की तैयारी होने लगी थी।
देखो लुइस 16 ये सारी चेंजेस को देख के पूरा घबरा गया, पर ये जो एग्जैक्ट एक्ट ये देशद्रोह वाला हो गया। नारे लग गए कि फ्रांस की राजा फ्रांस की जनता का विरुद्ध फॉरेन पावर्स के साथ मिलकर खुद की जनता के विरुद्ध आक्रमण करने वाला था। बस दिस वॉज द पॉइंट ऑफ इमोशनल शिफ्टिंग। पहले तो गुस्से में थे, पर क्राउन के प्रति कुछ ना कुछ रेस्पेक्ट था। अभी वो रेस्पेक्ट फैक्टर भी चला गया। अप्रैल 1792 में फ्रांस ने खुद ही युद्ध का ऐलान कर दिया प्रूशिया और ऑस्ट्रिया के खिलाफ। फ्रांस में पूरी जनता एकजुट हो गई थी। इन्हीं सेनानियों ने गाया एक गीत ला मर्साइज, और ये गीत बन गया फ्रांस का आज का राष्ट्रगीत। युद्ध ने अपना रंग दिखाया। पुरुष युद्ध के मैदान में थे और महिलाएं घर की जिम्मेदारी में जुट रही थी। रोटी की कीमत बढ़ती गई, गुस्सा भड़कता गया, और ये सब पॉलिटिकल ड्रामा हर एक जगह, हर एक कोना फ्रांस में, चाहे वो शहर हो या फिर विलेजेस हो, डिस्कस होने लगी। राजा को ओपनली क्रिटिसाइज किया जाने लगा। इन बीच बहुत सारी क्लब्स आती हैं। क्लब्स यानी जहाँ पे डिस्कशन होता है, जहाँ पे अखबारें पढ़ी जाती है, जहाँ पे लाउड वॉइस से आर्टिकल्स अखबार पढ़ते हैं, ताकि जो पढ़े लिखे वो तो खुद पढ़ सके, जो अनपढ़ है वो भी सुन के समझ सके क्या हो रहा था उस वक्त पॉलिटिकल ड्रामा। इन सारे क्लब्स में से जैकोबिन क्लब बहुत ही फेमस था। पेरिस में बने राजनीतिक क्लब्स जहां नए विचार और योजनाएं पैदा हो रही थी। इनमें से सबसे प्रभावित क्लब था जैकोबिन्स। ये लोग थे छोटी दुकान चलाने वाले, मोची, गद्दी बनाने वाले, नौकर और रोजगार के लिए संघर्ष करने वाले। इन्होंने एक ड्रेस कोड अपना लिया था, लंबी धारी वाले पतलून, जिसे कहते थे वो सैन कुलॉट्स। राजाओं के नी ब्रीचेस के विरुद्ध यह एक घोषणा थी। जितने भी पॉलिटिकल क्लब्स उभर के आई, उनमें से सबसे फेमस थी जैकोबिन क्लब्स। क्यों वो फेमस थी? क्योंकि वो रिप्रेजेंट कर रहा था लोअर क्लास को। उनके मेंबर्स कौन थे? मोची, गद्दी बनाने वाले, और जो नौकर और या फिर छोटे छोटे दुकानदारी। तो ये सब लोअर स्ट्राटा के लोग थे जैकोबिन क्लब्स के मेंबर। ना ये अपने ड्रेस कोड जिसे बोलते हैं सैन कुलॉट्स, एक जोकर की तरह तुम देखे होगे, धारीदार पट्टीदार फुल पैंट पहनते थे, क्योंकि उस वक्त एरिस्टोक्रेसी का प्रतीक था नी ब्रीचेस। चाहे वो राजा हो या फिर नोबिलिटी, वो 1/3 जैसे बोलते हैं ना, नी पैंट्स पहनते थे। तो यही हो गया उनका ड्रेस कोड, और ये ड्रेस कोड स्ट्रॉन्ग मैसेज दे रहा था कि एरिस्टोक्रेसी से इनको कितनी नफरत थी, और एरिस्टोक्रेसी के सिंबल के विरुद्ध यह एक स्ट्रॉन्ग घोषणा भी थी। 10 अगस्त की सुबह लोगों ने ट्वेलेरीज के महल पर आक्रमण किया, क्योंकि राजा वहीं छुपा था। राजा के सैनिक मारे गए और लुइस 16 को बंदी बनाई गई। राजा के समय समाप्त हो रहा था। नए चुनाव हुए, और चुनाव में हर एक व्यक्ति जो कि 21 साल से ऊपर बिना कर के भेदभाव के वोट दे सकता था। नई सभा का नाम हुआ कन्वेंशन। तो फाइनली लुइस 16 को धर दिया जाता है। नाउ लुइस 16 वर्साइल का पैलेस कब से छोड़ चुका था? 1789 से, जब एक ग्रुप ऑफ एंग्री फिशर वुमेन ने वर्साइल को मार्च किया, तो लुइस 16 और मैरी एंटोनेट वर्साइल का पैलेस छोड़ के अब वो ट्वेलेरीज में रह रहे थे। 10 अगस्त 1792 में पैलेस ऑफ ट्वेलेरी पे धावा बोला जाता है। लुइस 16 को बंदी बनाया जाता है, एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, नए चुनाव हुए। किसके चुनाव? नेशनल असेंबली के चुनाव। पर पहले वाले नेशनल असेंबली के चुनाव में सिर्फ एक्टिव सिटीजन वोट कर सकते थे। इस वाले चुनाव में हमें यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी की एक कॉन्सेप्ट देखने को मिली। जो कोई भी 21 साल से बड़ा था, 21 साल जो क्रॉस कर चुका था, वो वोट देने के लिए यहां पे एलिजिबल हुआ। दिस वाज ए ह्यूज रिमार्केबल चेंज। पहले एक्टिव सिटीजन जो 3 टाइम लेबर का वेज का टैक्स भरता था वही था, पर अभी वैसा नहीं। एवरीवन 21 ईयर्स के ऊपर जो है, दे कुड कास्ट द वोट। और फिर जो नया चुन के आए, उन्हें पहले नेशनल असेंबली बोला जाता था, अभी उसका नेम चेंज कर दिया द कन्वेंशन। 21 सितंबर 1792 में फ्रांस ने राजतंत्र समाप्त किया। अब लोगों की सरकार
लोगों के लिए ही है। कोई राजगद्दी नहीं, कोई वंश पर आधारित सत्ता नहीं। एक फैसला हुआ, लुईस 16 को देश के विरुद्ध गद्दारी का दोषी पाया गया और फिर 21 जनवरी 1793 को उसका अंतिम समय आ गया। लुईस 16 को गुलिटन कर दिया गया, राजा का सर धड़ से अलग कर दिया गया। थोड़े ही समय बाद रानी मैरी एंटोनेट भी इसी रास्ते से गई और इसीलिए आज जब हम देखते हैं, इतिहासकार बोलते हैं स्टॉर्मिंग ऑफ द बास्टाइल वाज एन इंपॉर्टेंट इवेंट। एक क्रांति जो स्टार्ट हुई, राजा का सर धड़ से अलग कर दिया जाता है, मोनार्की एंड होती है, एक नया देश उभर के आता है, रिपब्लिक ऑफ फ्रांस का जन्म होता है खून से और विश्वास से। This is just the trailer. यह है अभी जो आप YouTube पर देख रहे हैं। And this is what is required to ace the exams. Good marks in exams, it is a scientific procedure. जिसके थ्रू जाने से marks is the outcome. Download the apps and let's dominate exams. स्कैन करें या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है। अब कहानी में आगे। (1793 से 1794) यह एक साल में फ्रांस में एक नए डर का राज शुरू हुआ जिसे कहा गया रेन ऑफ टेरर, और इस राज के रखवाले थे मैक्सिमिलियन रॉबेस्पायर। रॉबेस्पायर वाज अ प्रोडक्ट ऑफ हेट्रेड टुवर्ड्स द क्राउन। राजा के गुलिटन के बाद, मैरी एंटोनी के गुलिटन के बाद, ये जो 1 ईयर वाला फेज था 1793 से लेकर 1794, इसमें हाहाकार मची हुई थी और इस सब का सूत्रधार था मैक्सिमिलियन रॉबेस्पायर, क्योंकि उसके पास एक एबिलिटी थी फायरी स्पीच बोलने की, उत्तेजित बातें करने की। रॉबेस्पायर के पास वो उसका खासियत था और उससे वो जो लेबर्स, मोची, गद्दी बनाने वाले, वो काफी प्रभावित हो जा रहे थे। तो ऐसे उस टाइम रॉबेस्पायर का राइज होता है और रॉबेस्पायर का पावर में राइज होना ये हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट सीख देती है कि हम इमोशन में आकर किसी को भी अपना नेता नहीं बनाना चाहिए, वरना फ्रांस में वो एक साल में जो हाहाकार मची, हर रोज सर कटते थे, हर कुछ दिनों के बाद पब्लिकली एग्जीक्यूट किया जाता था, किसी ना किसी का गर्दन उसके धड़ से अलग कर दिया जाता था। रॉबेस्पायर कंप्लीटली रेडिकल था, वो कंप्लीटली सनकी हो चुका था। पहले धीरे धीरे स्टार्ट हुआ, पहले उसकी बातें लोगों को पसंद आने लगी, बाद में जाके जब वो पावर में आया वो कंप्लीटली ल्यूनाटिक हो चुका था। जो कोई भी रॉबेस्पायर को अपोज करेगा या फिर अगर रॉबेस्पायर किसी कोई भी आइडिया दे उसके विरुद्ध या फिर उससे कोई सहमति भी ना देता तो उसको भी गुलिटन कर दिया जाता था, चाहे वो विपक्षी हो या फिर खुद के जैकोबिन क्लब्स के मेंबर भी हो। कोई अगर रॉबेस्पायर के विरुद्ध जाता या उसके खिलाफ भी कुछ बोलता, सिंपल छोटी चीज में, हर एक चीज, कुछ भी चीजों में, उसको मौत के घाट उतार दिया जाता था। उसने कहा दुश्मन को समाप्त करो, चाहे वो राजा हो, धर्मगुरु हो, साथी ही क्यों ना हो। जो भी उसके तरीके से सहमत नहीं था कैद किया गया, ट्रायल हुआ और अगर दोषी पाया गया तो सीधा गुलिटन के नीचे। ये गुलिटन एक एग्जीक्यूटिंग डिवाइस थी, पिक्चर से तो पता चल रहा है, गर्दन काटने की मशीन। इसको डॉक्टर गुलिटन ने बनाया था, उसके लिए इसका नाम गुलिटन आ गया। 2 खंबे, बीच में एक शार्प ब्लेड, यहाँ पे गर्दन रखा जाता था, ब्लेड को छोड़ दिया जाता था, खच। फिर रॉबेस्पायर ने एक कानून बनाया, ब्रेड और मांस अब रेशन में मिलेगा, उसका दाम सरकार तय करेगी। महंगी सफेद आटा के यूज पर रोक लगाई गई, अब सभी को खाना था प्लेन डिएगलाइट यानी समानता की रोटी। अनदर स्ट्राइकिंग चेंज फ्रांस में रॉबेस्पायर लेके आता है कि पहले अरिस्टोक्रेट्स को मॉन्स्योर कहा जाता था, कि जैसे हम बोलते हैं सर, वैसे मॉन्स्योर कहा जाता था, और महिलाओं को मैडम बोला जाता था। अभी वो सब टर्म को बैन लगी, अभी सबको सिटियन बोलेंगे, मतलब सिटीजन या फिर सिटियनी अगर हम फेमिनाइन की बात करें। उसके बाद चर्च के दरवाजे बंद कर दिए गए, चर्च के जो प्रॉपर्टी थे उसको वेयरहाउस बना दिया गया या फिर ऑफिस या दफ्तर में कन्वर्ट कर दिया गया। रॉबेस्पायर का ये जो पागलपन उसके ही साथियों को चुभने लगा। द रेन ऑफ टेरर यानी क्रांति जो जनता के नाम पे चली थी, अब जनता ही रॉबेस्पायर को रोकना चाहती थी। जुलाई 1794 एक न्यायालय ने रॉबेस्पायर को दोषी ठहराया और अगले ही दिन
रॉबस्पायर के लिए भी गुलिटन तैयार थी। द रेन ऑफ टेरर के बाद, रॉबस्पायर और जैकोबिन क्लब के पतन के बाद फ्रांस में सत्ता के लिए एक नया रास्ता ढूंढा गया। लोगों की डिमांड थी कि रॉबस्पायर ने जो हार्श रेडिकलिस्ट अप्रोच, एग्जीक्यूशन का अप्रोच अपनाया था, उससे हटकर द पीपल ऑफ फ्रांस नाउ वांटेड अ बिट मॉडरेट, अ बिट लीनियंट, उतना कठोर ना होके थोड़ा मॉडरेटली गवर्नमेंट जो चला सके उसकी ओर उन्होंने ऑप्ट किया। नाउ ड्यूरिंग मैक्सिमिलियन रॉबस्पायर क्या हुआ था, यूनिवर्सल मेल सफरेज मिल गया था ड्यूरिंग द रेन ऑफ टेरर। मतलब इररेस्पेक्टिव ऑफ कोई टैक्स दे ना दे, सभी मेल यहां क्या कर पा रहे थे, वोट दे पा रहे थे। तो हम बोल सकते थे कि पीपल्स रूल, जनता का शासन वहां पे चल रहा था। अभी उस चीज को रिवर्स किया गया। अभी फिर से फ्रांस की सत्ता मिडिल क्लास, वेल्दी मिडिल क्लास के हाथों आ गई थी। तो लेट अस सी द डायरेक्टरेट रूल इन फ्रांस, जो 1795 से 1799 तक यहां पे चला। देखो 1795 को एक फिर से नया कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जाता है। यह है हमारा 1795 का कॉन्स्टिट्यूशन। देखो लाइक बिफोर, यहां पे भी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर एक ही जन के पास हो वैसा नहीं किया जाता। सिमिलरली यहां पे पावर को 3 विभाग में बांटा जाता है। आवर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट इज ऑन लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव। नाउ अकॉर्डिंग टू ये 1795 का कॉन्स्टिट्यूशन, ये लेजिस्लेटिव विंग को 2 विधानमंडल यहाँ पे संभालते हैं, है ना। लेजिस्लेटिव के लिए मतलब लॉ मेकिंग के लिए 2 विधानमंडल का यहाँ पे इलेक्ट होना था। एक विधानमंडल का स्ट्रेंथ था 500, जिसे बोला जाता था द काउंसिल ऑफ 500। दूसरा विधानमंडल का स्ट्रेंथ था 250, जिसको बोला जाता था द काउंसिल ऑफ एंशियंट, ठीक है ना, एंशियंट। और इसका है काउंसिल ऑफ 500। काउंसिल ऑफ 500 का रेस्पॉन्सिबिलिटी था कि वो नया लॉ को प्रपोज करेगा, है ना। काउंसिल ऑफ एंशियंट का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी था कि काउंसिल ऑफ 500 जो लॉ यहाँ पे प्रपोज करेगा उसको एक्सेप्ट किया जाएगा या रिजेक्ट किया जाएगा, उसका फाइनल डिसीजन हैज टू बी डन थ्रू द काउंसिल ऑफ एंशियंट, है। तो लॉ मेकिंग के लिए ये दोनों विधानमंडल यहाँ पे आ गए, दोनों लेजिस्लेटिव असेंबली हम बोल सकते हैं वो आ गए। सिमिलरली इनको इलेक्ट किया जाने लगा। मतलब देखो ये जो 500 रिप्रेजेंटेटिव आएंगे वो फ्रांस के विभिन्न जगहों में से इलेक्ट होके आएंगे। जैसे हमारे यहाँ पे एमपीज आते हैं, एमएलएज आते हैं, तो इनके इलेक्शन के लिए वोट कौन डालेंगे, जनता डालेंगे। बिकॉज ये 500 जो मेंबर थे वो रिप्रेजेंटेटिव थे जनता के, है ना। ये एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से सपोज ये एक आएगा, दूसरे कॉन्स्टिट्यूएंसी से ये खड़ा होगा, तो इसको इलेक्ट करने के लिए वोट कौन डालता, जनता ही डालती। अच्छा, तो पहले जो मैक्सिमिलियन रॉबस्पेयर के टाइम था, हमने डिस्कस किया था कि हर एक मेल, यूनिवर्सल मेल फ्रेंचाइज मिला था। पर इनके इलेक्शन के लिए अभी उसको रिवर्स कर दे कि क्या हुआ, ओनली मेन विद सर्टेन प्रॉपर्टी, मतलब संपन्न, है ना, जिसके पास वेल्थ था, ओनली वेल्दी मेन ही डिसाइड करेंगे कि रिप्रेजेंटेटिव कौन होगा। तो दिस 500 और दिस 250 मेंबर्स, कुल मिला के दिस 750 मेंबर्स वेयर इलेक्टेड बाय ओनली वेल्दी मेन, ठीक है। तो उनके इलेक्शन के नतीजे से ये 2 लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर काउंसिल हम बोल सकते हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल ये बना। नाउ ये लेजिस्लेटिव काउंसिल अब डिसाइड करता था आपस में इलेक्शन हो या कैसे डिसाइड करता था, एग्जीक्यूटिव को। एग्जीक्यूटिव का भार था 5 डायरेक्टर्स के ऊपर, है ना। ये 5 डायरेक्टर्स कहां से आते, ये लेजिस्लेटिव विंग, दोनों लेजिस्लेटिव विंग इनको यहां पे इलेक्ट करते। और ये 5 डायरेक्टर्स फ्रांस की एग्जीक्यूटिव विंग को संभालते। एग्जीक्यूटिव मतलब शासन, जो राजा का जो काम होता था, है ना। किसी चीज को कंस्ट्रक्शन कहां पे करना है, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन वाला काम एग्जीक्यूटिव 5 डायरेक्टर्स यहां पे करते थे। दिस 5 डायरेक्टर्स वेर द सुप्रीम। तो उसी लिए ही हम बोलते हैं फ्रांस की 1795 से 1799 तक की जो गवर्नमेंट था, दैट वाज अ डायरेक्टरेट रूल इन फ्रांस, बिकॉज ये 5 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स एंटायर फ्रांस को यहाँ पे, फ्रांस की सरकार को यहाँ पे चलाते थे।
सरकार को चलाने के लिए कितने मेंबर्स? 5 मेंबर्स। ये 5 मेंबर्स कहां से आते थे? लेजिस्लेटिव विंग से यहाँ पे आते थे। लेजिस्लेटिव के जो मेंबर्स थे, ये 500 ये 200 मिला के 750 मेंबर, उसको कौन इलेक्ट करता था? जनता करती थी। क्या हर कोई वोट दे सकता था? नहीं दे सकता था। ओनली द वेल्दी, जिसके पास पैसा होगा, है ना, जो संपन्न होंगे, वही वोट दे सकते थे। सो आई होप ये एंटायर कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि ऐसे अगर हम ब्रेक डाउन करके यही पर्टिकुलर चीज ना समझते तो बहुत ऐसे हैं जो इस लेवल का क्लैरिटी यहां पर नहीं रख पाते, है ना। तो ऑन पेपर ये जो 1795 का जो आइडिया था बहुत अच्छा लगता है कि पावर पूरा डिसेंट्रलाइज्ड हो गया। रॉबस्पेयर जैसे सिंगल हैंडली पावर पे रेज किया, पूरा तटखाट मचा हुआ था, वैसा अब नहीं होगा। पर ये इतना डिसेंट्रलाइज्ड हो गया ना, तो यहाँ पे भी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। क्या प्रॉब्लम? एग्जीक्यूटिव, ये जो डायरेक्टर्स, उनके पास रियल पावर कुछ नहीं था। हर एक चीज को एग्जीक्यूट करने के लिए उनको लेजिस्लेटिव के साथ यहाँ पे कंसल्ट करना था। तो उसीलिए एग्जीक्यूटिव वर्सेस लेजिस्लेटिव, है ना, यहाँ पे एक टसल होने लगी तो अस्तित्व में इसका पावर कुछ नहीं था। इंटरनल पॉलिटिक्स फिर से जीत गया और गुड गवर्नेंस का कोई नामो निशान नहीं रहा। तो यही विधानमंडल से संघर्ष, विचारों में विरोध और एक बार फिर राजनीतिक अस्थिरता आ जाती है फ्रांस में। दैट इज द रीजन ये 1795 से 1799 तक ही चल पाया। इस अस्थिरता के बीच एक नया हीरो खड़ा होकर आता है। द नेम इज नेपोलियन बोनापार्ट। इसी अशांति के बीच एक नई शख्सियत उभर कर सामने आई, नेपोलियन बोनापार्ट। एक सैन्य नेता जो क्रांति के बाद शांतिपथ बनने का दावा करता था। फ्रांस में शासन बदलते रहे, संविधान बदलता रहा, लेकिन एक बात बनी रही, आजादी, समानता और बंधुत्व। इसी बीच दोस्तों हमें ये देखने को मिलती है, ये सपने अब सिर्फ फ्रांस के ही नहीं थे, ये सपने अब यूरोप के बाहर भी लोगों के मन में बसने लगे थे। जब क्रांति के नारे गूंज रहे थे, जब राजगद्दी हिलाई जा रही थी, तब एक और शांत लेकिन दृढ़ क्रांति चल रही थी, औरतों की क्रांति। तीसरे वर्ग की ज्यादातर महिलाएं जीविका के लिए काम करती थी। फूल बेचना, सब्जी बेचना या अमीरों के घरों में काम करती थी। उनकी मजदूरी पुरुषों से कम थी और उनका समय घर के काम में, रोटी की लाइन में लगने में और बच्चों की देखभाल करने में बीतता था। लेकिन उन्होंने चुप रहना नहीं चुना। उन्होंने बनाए महिला राजनीतिक क्लब्स एवं अपने खुद के अखबार लिखने शुरू किए। फ्रांस के अलग अलग शहरों में लगभग 60 से ज्यादा महिला क्लब्स बने। उनमें से सबसे मशहूर था सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन। लेकिन ये सब जब 1791 का कॉन्स्टिट्यूशन बना, उसमें महिलाओं को सिर्फ पैसिव सिटीजन का दर्जा मिला, लेकिन उनका मांग था वोट का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार और सरकार में जगह। लेकिन रेन ऑफ टेरर ने इस आजादी पर ताला लगा दिया था। महिला क्लब्स बंद कर दिए गए, महिलाओं की राजनीतिक गतिविधियों पर रोक लगा दी गई। जो महिलाएं आवाज उठा रही थी उन्हें कैद किया गया। कईयों को तो गुलिटन का सामना भी करना पड़ा। देखो, ध्यान देने वाली चीज यह है कि इन द इनिशियल ईयर्स रेवोल्यूशन में कुछ चेंजेस दिखी गई, महिलाओं के कंडीशन में कुछ इंप्रूवमेंट आई थी। स्कूल एजुकेशन सबके लिए कंपलसरी हो गया था। यहाँ पे मैं लिस्ट डाउन कर दिया हूँ, लेट अस सी वन बाय वन। फर्स्ट, स्कूल एजुकेशन सबके लिए यहाँ पे कंपलसरी हो गया था। मैरिज अब एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट बन गया था, जैसा अभी के स्टेज में है। कोई किसी को फोर्स नहीं कर सकता था मैरिज के लिए, कोएर्शन में नहीं ला सकता, जबरदस्ती नहीं कर सकता था मैरिज के आड़ में। तो ये सब सारे नॉट अलाउड थे नाउ। सो दिस वेर सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट, क्योंकि पहले जो जिसको चाहे उसको किडनैप करके मैरी कर लेता था। अभी ये सारे एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सिविल कॉन्ट्रैक्ट में बंध गया था। डिवोर्स पॉसिबल था, पहले ओनली मेल्स डिवोर्स कर सकते थे फीमेल्स को। अभी बोथ केस में मेन भी डिवोर्स कर सकते थे, फीमेल्स भी अगर चाहे तो डिवोर्स कर सकती थी। वुमेन बिगन टू वर्क एक्टिवली इन सर्टेन फील्ड, जैसे आर्टिस्ट बन गए, ट्रेडर्स बन गए, प्रोफेशनल्स बन गए, है ना, हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह कुछ हो गया। तो ये सारे फील्ड्स में वुमेन्स का पार्टिसिपेशन यहाँ पे बढ़ने लगा था।
सो दिस वाज द अर्ली स्टेज ऑफ रेवोल्यूशन। पर ये सब चला टिल द जैकोबिन क्लब राइज इन पावर। रेन ऑफ टेरर में वुमेन का रोल को पूरा सबड्यू कर दिया गया। जो भी थोड़ी बहुत उन्नति हुई थी सब कुछ छीना गया। वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन द पॉलिटिक्स को हेविली क्रिटिसाइज किया गया। वो जो पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट कर रहे थे उसको सबड्यू किया गया। बहुत सारे महिलाओं का क्लब्स बन गए थे, उसको क्या किया गया, रोक प्रतिबंध लगाया गया वहां पे। वुमेन रेवोल्यूशन से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका आने वाला है, दैट इज डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ वुमेन एंड सिटीजन। जैसे हुआ ना डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन, हुआ था जब फॉर द फर्स्ट टाइम कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था, वहां पे लोगों की राइट्स के बारे में भी वहां पे चर्चा हुई थी। तो वहां पे वुमेन को एज पैसिव सिटीजन करार दिया गया था। नाउ ये वाला बहुत एक इंपॉर्टेंट पीस ऑफ वर्क है, डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ वुमेन एंड सिटीजन, कि महिलाएं खुद का राइट्स यहाँ पे लिखने लगे। और इसको लिखा कौन था, इसको लिखा था ओलंपे डे गॉर्जेस। ठीक है, जैसे आप प्रोनाउंस कर पाओगे, फ्रेंच टर्म इट इज डिफिकल्ट टू प्रोनाउंस। ओलंपे डे गॉज या गॉड, वट एवर यू फील लाइक यू कैन कॉल इट, है ना। तो ये क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि दिस वाज अ सिग्निफिकेंट पीस ऑफ वर्क। डिक्लेरेशन, वुमेन की राइट्स एक लिख देना चार्टर की तरह, जैसे मेन की लिखा गया था, वो लिख देना भी बहुत बड़ी बात है। एंड उसको लिखे थे ओलंपे डे गॉर्जेस। कुछ लाइंस वहां से फेमस है, इन्फ्रेंस हम ले सकते थे, क्या उनका कंटेंट था। वो बोले कि वुमेन इज बॉर्न फ्री एंड जैसे आदमियों का राइट्स है वैसे वुमेन्स का भी इक्वल राइट है। लॉ, न्याय सबके लिए बराबर होनी चाहिए, मेन हो या वुमेन हो सबके लिए वो सेम होनी चाहिए। स्ट्रेंथ ऑफ नेशन लाइज इन द यूनिटी ऑफ मैन एंड वुमेन, है ना। इसको क्रिटिसाइज करके बहुत ही भद्दे आर्टिकल्स और पोस्ट ऐसा सब आने लगे थे। किसी ने तो बोला था कि वुमेन का दायित्व सिर्फ है बच्चों को दूध पिलाना, वो उनका काम पॉलिटिक्स में क्या है, ऐसे टाइप के बाद कमेंट्स भी आए थे। वट एवर, वुमेन का पार्टिसिपेशन इन द फ्रेंच रेवोल्यूशन अगर हम एक समराइज करें तो एक्टिव पार्टिसिपेशन था प्रोटेस्ट करने में, पॉलिटिकल क्लब्स गठन करने में और डिबेट्स में वुमेन का रोल बहुत यहाँ पे इंपॉर्टेंट था। उन लोगों की की डिमांड्स क्या थी, इक्वल राइट्स, जैसे मेन को राइट्स दिया जाता था वुमेन ऑल्सो डिमांडेड इक्वल राइट्स। एजुकेशन की डिमांड थी, अर्लियर इंस्टेंसेस में हमने देखा था एजुकेशन वाज लीगलाइज्ड फॉर देम। जॉब कर पाए, वोट दे सके, और दूसरी बात जॉब जो वुमेन करते थे उनका वेजेस मेन से कंपैरेटिवली लेस था। ये एक नैरेटिव था कि महिलाएं क्या करते हैं ना, पुरुषों से कम काम करने में सक्षम है, ये एक नैरेटिव था। तो उनका डिमांड भी था इक्वल पे का। मेन प्रॉब्लम, वोटिंग राइट्स नहीं मिलती थी, क्योंकि देखो समाज में 50% ऑफ द सेक्शन को अगर वोटिंग राइट नहीं मिली तो रेस्ट 50% क्या करें, तो वो तो सामाजिक डिसीजन नहीं हो सका ना। जो भी हो, मेन एंड वुमेन 50-50 है ना, एक मेल एक फीमेल, इक्विवेलेंटली कहीं पे 49% होगा, कहीं पे 60% होगा, वट एवर। समाज में आधा % लोग तो वुमेन ही है, मतलब इंसान तो वुमेन ही है, तो उनको ही अगर हम वोटिंग राइट्स नहीं दे तो ये कैसा न्याय है। लोअर वेजेस मिल रहा था, एजुकेशन, प्रॉपर्टी राइट्स, ये कुछ नहीं था वुमेन के लिए। तो वुमेन वेयर द प्रॉपर्टी ऑफ मेन, शादी से पहले पिता, शादी के बाद हस्बैंड का प्रॉपर्टी, वो वैसे कंसिडर किया जाता था उनको। फेमस पर्सनैलिटी ओलंपे डे गॉर्जेस, जिसके फोटो हमने देखी, ये मैडम। मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन, डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ वुमेन एंड सिटीजन, ये वाला चीज, दिस वन है ना, दिस। देन रिप्रेशन, वुमेन्स क्लब बैन किया गया जैकोबिन के राइज में, रॉबर्ट्सबर्न ने बैन करवाया 1793 को बैन। लॉन्ग टर्म इंपैक्ट, इंस्पायर फ्यूचर वुमेन राइट मूवमेंट्स, क्योंकि थॉट प्रोसेस एक्टिवेट हो चुकी थी। फाइनली वोटिंग करने का राइट मिला 1946। कहाँ फ्रेंच रेवोल्यूशन, हम लेट 18th सेंचुरी की बात करें, 1789 से संघर्ष चलती आ रही थी, एंड फाइनली इन 1946 जस्ट बिफोर आवर इंडिपेंडेंस, हमारा देश का इंडिपेंडेंस हुआ 1947 में, उससे पहले ही वुमेन का राइट मिला वोटिंग करने के लिए फ्रांस में। सो इट वाज अ लॉन्ग बैटल, महिलाएं अपनी अधिकारों को प्राप्त करने के लिए संघर्ष बहुत की। जब फ्रांस में आजादी का सूर्य उग रहा था, तब धूप से जली हुई जमीनों पर एक और सच पल रहा था, गुलामी का सच। इसे हम मैप को देख के समझते हैं। देखो, समझने की कोशिश करो,
यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड, और इसे हमें क्लैरिटी से समझना है। दिस इज फ्रांस। फ्रांस की मैप ये है, आउटलाइन मैप कर रहे हैं। ओके, फ्रांस की यहां पे है बॉर्डेक्स, एक पोर्ट सिटी जहां पे ट्रेडिंग होता था। नाउ दिस इज अफ्रीका, ये पूरा का पूरा अफ्रीका है। एंड दिस इज पोर्टोरिको, जो लिखा है यहाँ पे आइलैंड्स है, इसको हम जूम किए हैं। ये जो बीच का जो फोटो है ना, ये जूम है। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें आइलैंड है सैंटो डोमिंगो, मार्टिनिक्यू और ग्वादेलूप, है ना, एंटीगुआ। ये पूरा कैरेबियन आइलैंड्स इसे बोलते हैं, जहां पे हमारा वेस्ट इंडीज वगैरह अभी का है यही। तो ये अमेरिका में आता है। हाँ? ये बीच में नॉर्थ अटलांटिक ओशन है, ये वाला पोर्शन अमेरिका में आता है। दिस इज फ्रांस, दिस इज अफ्रीका। मैं अर्थ का गूगल मैप दिखा के तुम्हें समझाता हूं। देखो, लेट अस सी द मैप हियर, है ना, क्योंकि इसका रिप्रेजेंटेशन, इसको समझ पाना, इट इज वेरी बेनिफिशियल फॉर आवर फ्यूचर प्रोस्पेक्ट। दिस इज फ्रांस, ये है फ्रांस, ये है पोर्टोरिको, और जो हमने देखा था क्यूबा वगैरह साइड में, दिस इज कैरेबियन आइलैंड्स, और ये एंटायर है हमारा अफ्रीका कॉन्टिनेंट। ओके, नाउ बैक टू द पिक्चर। तो फ्रांस में इंडस्ट्रियलाइजेशन था, फ्रांस के व्यापारी व्यापार करना जानते थे, फ्रांस में फैक्ट्रीज वगैरह सब एस्टेब्लिश हो गया था। तो फ्रांस वाज अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, समझो, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। नाउ मैन्युफैक्चर कहां पे होगा, किस पे होगा? रॉ मटेरियल से। रॉ मटेरियल आता था फ्रॉम द कैरेबियन, क्योंकि ये कैरेबियन साइड में सुगर केन यानी सुगर, कॉफी, इंडिगो, ये बढ़िया उगता था, है ना। इसका रॉ मटेरियल यहां से बढ़िया यहां पे फसल होती थी। नाउ फ्रांस, फसल अगर होती थी तो यहां से आएगा, फ्रांस को ट्रेड होगा, क्योंकि दिस इज रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल आएगा ही तभी तो मैन्युफैक्चर होगा, है ना। ओके, नाउ दिस वाज नॉट द प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम वाज कौन करेगा यहां पे जो फसल होगी मैन्युफैक्चर के लिए। तो यहां से सब सेठ लोग आते थे, फ्रांस के जो ट्रेडर्स लोग आते थे, कहां पे? दे वेर यूज टू कम टू अफ्रीका। अफ्रीका में गुलामी होती थी, लोगों को कुत्तों की तरह उनके गले में पट्टी बांध कर रखा जाता था और लोगों को बेचा जाता था। ये फ्रांस के ट्रेडर्स वेर कमिंग टू अफ्रीका टू परचेज, लोगों को खरीदना, गुलाम को खरीदा जाता था। यहां पे सब मानव तस्करी लोग सब थे, तस्कर लोग सब थे, वो गुलाम बेचते थे। वो गुलाम फिर जाते थे यहां पे जाके गुलामी करते थे। गुलामी करने के बाद रॉ मटेरियल फ्रांस को भेजते थे। फ्रांस में प्रोसेस होने के बाद रम हुआ, फिनिश्ड प्रोडक्ट हुआ, वो फिर अफ्रीका को सप्लाई यहां पे होता था। तो ये था एक त्रिकोण व्यापार। फ्रांस से यहां आता था फिनिश्ड प्रोडक्ट, यहां से गुलाम एक्सपोर्ट होते थे यहां पे, और गुलाम देते थे रॉ मटेरियल फ्रांस को। सो दिस इज द ट्रायंगुलर ट्रेड एंड दिस इज एंटायर अफ्रीका। और याद रखो, सैन डोमिंगो, मार्टिनिक्वी और ग्वादेलूपे, ये सब हमारा कैरेबियन आइलैंड से, मतलब ये अमेरिका का पार्ट है। क्लियर? गर्दनों में चाब, हाथों में जंजीर, 3 महीना का दर्दनाक सफर, अटलांटिक के पार और फिर कैरेबियन के बाजार में बेच दिए जाते थे जैसे इंसान नहीं, वो कोई सामान हो। और इसी शोषण से भरती थी यूरोप की बाजारें और उगती थी बॉर्डेक्स और नैंटेस की दौलत। 18वीं सदी के दौरान फ्रांस में गुलामी पर ज्यादा विरोध नहीं हुआ। नेशनल असेंबली ने भी कई बार चर्चा की, पर कानून नहीं बना, क्योंकि व्यापारी लोगों का आर्थिक स्वार्थ जुड़ा हुआ था। लेकिन 1794 में कन्वेंशन ने सभी गुलामों को रिहा करने का कानून पास किया। यह था जैकोबिन राज का एक सच्चा क्रांतिकारी सोशल रिफॉर्म। पर देखो, ये जो क्रांतिकारी मूव था, ये ज्यादा दिन सस्टेन नहीं किया। 10 साल बाद जब नेपोलियन बोनापार्ट पावर में आया, हम पढ़ेंगे आगे नेपोलियन कैसे आया पावर में, उसने खुद को ही डिक्टेटर यहाँ पे घोषित कर दिया था। तब वो पावर पे आने के बाद गुलामी को फिर से रिस्टोर कर दिया। एक तरफ नेपोलियन बोलता था कि वो फ्रांस का रखवाला है, दूसरी तरफ नेपोलियन खुद ही बोलता था कि गुलामी व्यापार का हक है और प्लांटेशन ओनर, उनके लिए शायद आजादी का अर्थ था दूसरों को अपना गुलाम बनाना। फाइनली 1848 में हम देख पाएंगे कि फ्रांस में सभी कॉलोनीज में गुलामी समाप्त हुई। क्रांति की ये जो रोशनी देर से पहुंची बेशक, पर जब पहुंची, एक नए युग का आरंभ हुआ।
1804 में नेपोलियन बोनापार्ट ने अपने सर पर ताज रखा, खुद को घोषित किया फ्रांस का सम्राट। पहले लोगों ने सोचा ये तो एक मुक्तिदाता है, पर धीरे धीरे लोगों को पता चली ये फौज बन गई थी एक हमलावर सेना। फिर भी नेपोलियन ने नए कानून लाए, जिसमें से प्राइवेट प्रॉपर्टी का सुरक्षा और एक स्टैंडर्डाइज्ड यूनिफॉर्म वेइंग सिस्टम, जिससे व्यापार उचित मार्ग से हो सके। यह बदलाव नेपोलियन के बाद भी यूरोप भर में जीवित रहे। और फिर 1815 में वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन हार गया, लेकिन फ्रेंच क्रांति का सच्चा विरासत था आजादी, लोकतंत्र और अधिकार। ये विचार फ्रांस से निकले और यूरोप भर में फैल गए। फ्यूडल व्यवस्थाओं को गिराया गया। भारत भी इस प्रेरणा से वंचित नहीं रहा। टीपू सुल्तान एक स्वतंत्रता का योद्धा और राजा राम मोहन राय एक नवजागरण का सेनापति। जब उन्होंने फ्रांस की जुलाई की क्रांति के बारे में सुना तो वो भी काफी प्रभावित हुए। एक क्रांति, एक विचार, एक चिंगारी ने दुनिया बदल दी। फ्रेंच रेवोल्यूशन सिर्फ फ्रांस के लिए नहीं थी, यह एक संदेश थी दुनिया के हर एक कोने के लिए। आजादी का अर्थ बदल गया और दुनिया एक नए युग में प्रवेश कर गई।